हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम लोगों ने कल क्या देखा था? कल हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आज हम लोग देखने जाने वाले हैं फिर से क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन हम लोग मैटर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा है इम्प्योर, या उसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग प्योर का मतलब जानिए क्या होता है, इम्प्योर का मतलब जानिए क्या होता है। जब भी कहीं पर सिर्फ एक ही टाइप की एंटिटी होती है तो वो क्या कहलाती है? प्योर कहलाती है। जैसे हम लोग बात करें, ये हमारे पास एक कोई कंटेनर है, यहाँ पे क्या है? टॉफी है, ओनली एक ही टाइप की क्या है? टॉफी आपकी है। अब एक दूसरा कंटेनर है कोई हमारे पास, इसमें क्या है? इसमें चॉकलेट है। कौन सी? डेरी मिल्क। सिर्फ डेरी मिल्क भरी हुई है यहाँ पे पूरे कंटेनर में। और यहां पर एक कंटेनर और है, इस कंटेनर में आपकी डेरी मिल्क भी है और टॉफी भी है, छोटी छोटी। अब इस कंटेनर की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही टाइप की एंटिटीज है ना, एक ही टाइप की टॉफी पूरे कंटेनर में भरी है ना, तो दिस इज द प्योर सब्सटेंस। अब यहां पर क्या है? यहां पे डेरी मिल्क है, एक ही टाइप की डेरी मिल्क है ना पूरे में, तो ये आपका क्या होगा? दिस इज आल्सो प्योर। यहां पर लेकिन क्या है? यहां पे डेरी मिल्क भी है और टॉफी भी है, दिस इज द मिक्सचर। तो थोड़ा सा आइडिया लगाइएगा, पूरा देखिएगा, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्योर और इम्प्योर से। प्योर का मतलब क्या होता है? प्योर का मतलब होता है एक ही टाइप की बंदे जहां पे हो, एक ही टाइप की एंटिटी हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्योर बोलेंगे। अच्छा, प्योर को अगेन हम लोग टू कैटेगरी से देखते हैं। एक एलिमेंटल फॉर्म होती है, दूसरा कंपाउंड होता है। तो एलिमेंटल फॉर्म क्या होती है प्योर सब्सटेंस की, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एलिमेंटल फॉर्म का मतलब क्या है? एक ही टाइप के एटम हो। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जहां पे उसके पास सिर्फ एक ही टाइप के क्या हो? एटम हो, दूसरे कोई दूसरे एटम ना हो, सिर्फ एक ही टाइप का अगर हमारे पास एटम है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? तब हम लोग उसको एलिमेंट बोलेंगे। देखिएगा, अब ये एक ही टाइप के जो एटम होते हैं, ये बेटा दो फॉर्म में पाए जा सकते हैं। एक तो वो एटॉमिक स्टेट में पाए जा सकते हैं, दूसरा मॉलिक्यूलर स्टेट में पाए जाते हैं। देखिए हमारे पास अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करें तो एलिमेंट हमारे पास कितने हैं? 118 एलिमेंट कुल हमारे पास टोटल पाए जाते हैं ऑन ओवर पूरे अर्थ में। तो देखिए ये जो एलिमेंट होंगे बेटा, एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए मैं सोडियम की या आयरन की बात करता हूं। यहां पे अगर हम लोग बात करें, हमारे पास देखिए यहां पे क्या है? आयरन है। यहां पर ये 4 एटम आयरन के हैं, लेकिन इस आयरन के एटम को अपने बगल वाले एटम से कोई लेना देना नहीं है, इसको भी अपने बगल वाले से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे ये एटम अपने अपने में क्या है? बंदे खुश है और अपने अपना अकेले अकेले रह रहे हैं। अब इन सबको ये मिला दिया हम लोगों ने, ये सब ये क्या होगा? दिस इज द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ एनी कंपाउंड। अब देखिए, अब एलिमेंटल फॉर्म तो है, लेकिन किस फॉर्म में ये पाए जा रहे हैं? ये अलग अलग एटम के फॉर्म में है, अलग अलग एटम के फॉर्म में। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 4Fe। क्लियर? लेकिन वही दूसरी तरफ हमारे जो और कुछ दूसरे एलिमेंट हैं, वो आपके एटॉमिक स्टेट में ना पा करके मॉलिक्यूलर स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे हम लोग बात करें O2 की, ऑक्सीजन। जैसे हमारे पास ये ऑक्सीजन भी 4 ऑक्सीजन थी, यहां पे कितनी? 4 ऑक्सीजन है। लेकिन ये ऑक्सीजन क्या करेंगी? अकेले अकेले नहीं रहेंगी, ये हमेशा कैसे रहेंगे? एक दूसरे के साथ जोड़े में रहेंगी, दोनों दोस्ती निभाते हुए रहेंगी। तो यहाँ पे ये क्या रहेंगी? ऐसे दोस्त बन के रहेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम इसको 4 ऑक्सीजन ना लिख करके क्या लिखेंगे? 2O2 लिखेंगे। अब बात करिए, देखिए यहां पर भी हम लोग देखें तो एक ही टाइप का एटम है। यहां पर हम लोग देखें तो एटम तो एक ही टाइप का ना, लेकिन ये एटॉमिक स्टेट में पाया जा रहा है, मतलब इसको अपने अगल बगल वाले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यहीं पे बात करें O2 की, तो O2 क्या है? O2 आपका एटॉमिक स्टेट में नहीं पाई जा रही है। O2 किस स्टेज में पाई जा रही है? O2 आपकी मॉलिक्यूलर स्टेट में पाई जा रही है। लेकिन है तो एक ही टाइप के एटम ना, दूसरा टाइप का तो एटम नहीं ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंटल फॉर्म बोलते हैं। और देखिए प्योर है, इसलिए प्योर के अंतर्गत आता है। समझ में आया? अब बात करें अगर हम लोग कि जो 118
118 एलिमेंट है, उन 118 एलिमेंट में एटॉमिक स्टेट में कौन पाया जाएगा? तो जितने भी आपके मेटल्स है ना वो सारे के सारे किस स्टेट में पाए जाएंगे? आपके एटॉमिक स्टेट में। या मेटालॉइड वो कौन से स्टेट में पाए जाएंगे? एटॉमिक स्टेट में पाए जाएंगे। और जितने भी आपके नॉन मेटल है ना वो किस स्टेट में पाए जाएंगे? वो आपके मॉलिक्यूलर स्टेट में पाए जाएंगे। तो देखिएगा फिर से एक बार, एलिमेंटल फॉर्म क्या होती है? एलिमेंटल फॉर्म वह फॉर्म होती है जहां पे सिर्फ एक ही टाइप का एटॉम आपका होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंटल फॉर्म बोलेंगे। अब देखिए, अब अगली हम लोग बात करें यदि कंपाउंड की। कंपाउंड क्या होता है? जैसे यहाँ पे हम लोग ने देखा था, तो अगर हम लोग देखिए यहाँ पे बात करें तो जैसे हम लोग का हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में था, ऐसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन O2 की बात करें तो O2O डबल वन में था। नाइट्रोजन की बात करें तो देखिए नाइट्रोजन ट्रिपल वन के साथ था। तो ऐसे देखिए ये सेम टाइप के एटम थे और मॉलिक्यूलर फॉर्म में थे। लेकिन कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड भी एक टाइप का मॉलिक्यूल ही है। मॉलिक्यूल तो ये भी है लेकिन ये एलिमेंटल फॉर्म है। लेकिन अगर हमारे पास दो डिफरेंट एटम हो गए ना तब वो क्या कहलाएगा? वो वाला मॉलिक्यूल आपका कंपाउंड कहलाएगा। यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल आपका क्या कहला रहा है? एलिमेंटल फॉर्म का कहला रहा है। लेकिन जब दो डिफरेंट डिफरेंट एटम रहेंगे, दो डिफरेंट डिफरेंट एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग कंपाउंड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं HCl की बात करूं, अगर यहाँ पे देखिएगा आप लोग हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में जुड़े हैं, क्लोरीन और क्लोरीन आपस में जुड़े हैं। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो जाए? हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में जुड़े, तो दिस इज द मॉलिक्यूल। लेकिन ये मॉलिक्यूल क्या है? ये कंपाउंड है। और ये मॉलिक्यूल क्या है? ये मॉलिक्यूल आपका एलिमेंट है। समझ में आया यहां तक? तो हम लोग ने यहाँ पे देखा एलिमेंट और कंपाउंड, वो क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं। अब यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं सर यहाँ पे तो ये प्योर नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट एटम आपके यहाँ पे कैसे आ गए? तो भैया यहाँ पे बात सिंपल सी है। अगर हम लोग कोई कंटेनर लेते हैं तो कंटेनर में है तो एक ही टाइप के ना बंदे। अब ये HCl एक ही बंदा बन गया है, ये आपस में H और Cl आपस में जुड़ के एक बंदे बन गए हैं। अब इस पूरे के पूरे कंटेनर में सिर्फ HCl भरी हुई है, तो ये क्या होगा? इट इज द प्योर फॉर्म। खाली O2O2 भरी है, इट इज द प्योर फॉर्म। अगर आपका खाली सोडियम भरा है तो इट इज द प्योर फॉर्म। तो ये क्या है? प्योर फॉर्म है। प्योर फॉर्म आपके क्या हो सकते हैं? प्योर क्या हो सकते हैं? एलिमेंट भी और कंपाउंड दोनों क्या हो सकते हैं? आपके प्योर हो सकते हैं। एलिमेंट में एटॉमिक स्टेट होगी और मॉलिक्यूलर स्टेट होगी। एटॉमिक स्टेट में सिर्फ अकेले एटम रहेंगे, उनको अपने बगल वाले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मॉलिक्यूलर स्टेट में क्या होगा? अकेले एटम नहीं रहेगा, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कंपाउंड के बारे में। तो कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट एटम आपस में एक फिक्स रेशियो में जुड़ेंगे। डिफरेंट डिफरेंट एटम आपस में क्या रहेंगे? एक फिक्स प्रोपोर्शनल में, एक फिक्स रेशियो में जुड़ेंगे और वो क्या बनाएंगे? वो कंपाउंड कहलाएंगे। तो ये तो हो गया आपका प्योर फॉर्म या प्योर स्टेट। क्लियर है? अब अगर हम लोग आगे बात करें, देखें इम्प्योर मैटर की बात करें तो इम्प्योर मैटर को हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सचर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग? मिक्सचर के नाम से जानते हैं। और मिक्सचर को हम लोग टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड द सेकंड वन इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब यह है कि अगर आप लोग कोई भी दो या दो से ज्यादा 3-4 मैटर को आपस में मिला देते हो और मैटर को मिलाने के बाद जब आप लोग अपनी नेकेड आइज से देखते हो तब आपको ये ना लगे कि उसमें क्या क्या मिला हुआ है, आपको सिर्फ वो एक टाइप का मैटर प्रतीत हो, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हम लोग उसको होमोजीनियस बोलेंगे। कैसे बात करें? अगर आप लोग कभी शिकंजी बनाते देखे हो तो शिकंजी में आप लोग क्या करोगे? पानी लोगे, उसमें शक्कर डालोगे, उसमें नमक डालोगे, उसमें नींबू डालोगे और आपके पास शिकंजी एक ग्लास में बन के आ गई। लेकिन जब तक आप उस शिकंजी को टेस्ट नहीं करोगे ना तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली पे वो शिकंजी है। आपको तो ये लगे कि वाटर है। समझ में आया? लेकिन है वो क्या? इट इज द मिक्सचर। उसमें क्या हुआ है? काफी चीजें मिक्स की गई हैं, लेकिन हम लोग अपनी नेकेड आइज से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि भैया उसमें क्या क्या मिला हुआ है। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। एक दूसरे टाइप से और आप लोग इसको समझ सकते हैं। जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा ना तो थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में थ्रू आउट द मिक्सचर उसकी जो प्रॉपर्टी रहेगी ना वो सेम रहेगी। थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, कहीं पर भी उसकी प्रॉपर्टी में डिफरेंट नहीं आएगा। अगर हम लोग बात करें
कोका कोला की बात करो, थम्स अप की बात करो, शरबत की बात करो, रूह अफ़ज़ा की बात करो, आप लोग कोई भी सोल्यूशन देखोगे या तो आप लोग उसको ऊपर से टेस्ट करो या नीचे से अगर निकालोगे, दोनों जगह से निकालोगे तो सेम टाइप का टेस्ट देगा। तो इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर। क्लियर? अब अगर हम लोग बात करें हेट्रोजीनियस की, तो हेट्रोजीनियस क्या होता है? हेट्रोजीनियस वह मिक्सचर होता है जहां पर हम लोगों को क्या हो, डिफरेंट टाइप का, जहां पर थ्रू आउट द मिक्सचर हमको डिफरेंट प्रॉपर्टी मिले, पूरे मिक्सचर की प्रॉपर्टी एक बराबर ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग नेकेड आइज से अपनी पहचान कि भैया उसमें क्या क्या मिला हुआ, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस बोलेंगे। अगर हम लोगों ने क्या किया, पानी में मिट्टी डाल दिया, पानी में रेत डाल दिया, पानी में मान लीजिए कुछ ऐसे चीज डाल दिया कि जो हमको साफ साफ दिखे, तो वो क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। पानी में अगर आपके मिट्टी पड़ी तो आप लोग दूर से बता दो कि भैया पानी मटियाला है, मतलब पानी में क्या है, कुछ ना कुछ मिट्टी मिली हुई है, तो आप लोग उसको नेकेड आइज से देख सकते हो। एक और प्रॉपर्टी है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस में क्या है, आप लोग उसको फिजिकली अलग अलग नहीं कर सकते। होमोजीनियस में जो जो चीज आप लोगों ने मिक्सचर में मिला है उनको फिजिकली सेपरेट हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन हेट्रोजीनियस में इट इज पॉसिबल। हेट्रोजीनियस में ये क्या हो, पॉसिबल है। आप लोगों ने क्या किया, पानी में मिट्टी मिला दी, लेकिन उसको अगर आप लोग किसी कपड़े से क्या करोगे, पानी को छान लोगे तो मिट्टी मिट्टी अलग हो जाएगी, पानी पानी फिर से अलग हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ने पानी में नमक मिला दिया, किसी भी कपड़े से छान लो, नमक अलग नहीं होगा, शक्कर अलग नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम लोग होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। अब जो ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस को एक स्पेशल नाम दिया गया है। होमोजीनियस को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन की डिफिनेशन भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो टाइप के मिक्सचर पढ़ते हैं। तो मिक्सचर की में हम लोग बात करें, अब मिक्सचर और प्योर में, अब यहां पे देखिए इस कंपाउंड में फर्क है। मिक्सचर में कोई प्रोपोर्शनल फिक्स नहीं होता है। अरे भैया शिकंजी पी दी है आपको, कोई ज्यादा मीठा पीता है, कोई कम मीठा पीता है। अरे भाई कोई 1 चम्मच मिला लिया, कोई दूसरा आया, दूसरे ने 2 चम्मच मिला के शिकंजी को पिया। कोई रेशियो फिक्स नहीं है मिक्सचर में। लेकिन अगर हम लोग कंपाउंड की बात करें या प्योर सब्सटेंस की बात करें, तो यहाँ पे जो रेशियो होता है ना, वो फिक्स ही होगा। हमेशा फिक्स रेशियो में यहाँ पे आपके एटम्स मिलेंगे या मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे एक दूसरे से, लेकिन मिक्सचर में कोई भी रेशियो आपका फिक्स नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि हम लोग मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, प्योर, दूसरा इम्प्योर। अब आप लोग इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मेजरमेंट एंड प्रॉपर्टी। देखिए अगर हम लोग अब बात करें प्रॉपर्टीज की मैटर की, तो मैटर की जो प्रॉपर्टी वो 2 प्रकार की होती है। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या हम लोग देखते हैं, हम लोग मैटर को दूर से देख के या उसको फील करके देख सकते हैं कि उस मैटर में क्या क्या प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अगर आपके पास कोई मैटर आपको लाके दे दिया जाए, आप लोग उसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करोगे। फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन द मैटर, मतलब मैटर में आप बिना कुछ चेंज किए हुए जो जो प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व कर सकते हो, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कलर, कलर अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो उसमें कोई चेंज तो नहीं करना पड़ेगा, आप कलर देख के बता सकते हो। और उसका उसकी स्मेल क्या है, आप अपनी नाक से सूंघकर उसकी स्मेल बता सकते हो। टेस्ट, उसको जीभ से चख कर उसका टेस्ट भी बता सकते हो। तो इन सब प्रॉपर्टी में और भी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टियां हैं, इन सब प्रॉपर्टियों में आपको मैटर के अंदर कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये सारी प्रॉपर्टियां आप लोग बिना कोई चेंज किए हुए ऑब्जर्व कर सकते हो। तो वह प्रॉपर्टियां जो मैटर में कोई चेंज किए बिना हम लोग क्या कर पाए, ऑब्जर्व कर पाए, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। आगे जैसे ही आप लोग अब केमिस्ट्री पढ़ोगे, केमिस्ट्री की दुनिया में आप लोग आ गए हो, तो हमेशा आप लोग किसी भी कंपाउंड के लिए, किसी भी चीज के लिए आप लोग क्या उसकी 2 ही प्रॉपर्टी ऑब्जर्व किया करोगे, एक फिजिकल और दूसरी केमिकल। अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी बेटा, वो मैटर में आप लोग जब तक कोई चेंज नहीं करोगे ना, तब तक उन प्रॉपर्टी को आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। मतलब कहने का
कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी आपको अगर देखना है, तो जैसे आपके पास कोई मैटर, आपको देखना भैया ये किसी भी कंपाउंड से कैसे रिएक्ट करेगा, तो आपको रिएक्शन करा के देखना पड़ेगा। जब रिएक्शन होगी तो मैटर में कोई ना कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी करते हैं। जिन प्रॉपर्टियों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको मैटर में कुछ ना कुछ केमिकल चेंज करना पड़े, उन प्रॉपर्टियों को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब देखिए कौन कौन से, जैसे एसिडिटी है, बेसिसिटी है, आपको पास HCl दे दिएगा, अब आप HCl को ऐसे टेस्ट करके थोड़े ना बता दोगे कि भैया वो एसिड है कि बेस है। आपको तो उसको रिएक्शन करनी पड़ेगी बेस के साथ, देखोगे आप लोग साल्ट बनेगा। तो इस प्रकार से आप लोग उसमें कोई ना कोई चेंज कराओगे, तब आप लोग उसकी एसिडिटी या बेस की बेसिसिटी बता सकते हो। तो केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आया क्या होती है। जब हम लोग मेटल में कोई केमिकल चेंज करेंगे, उन प्रॉपर्टियों को जब आइडेंटिफाई करेंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे। और जब मेटल में कोई चेंज नहीं किया जाए, उन प्रॉपर्टी को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेजरमेंट। ओके, टेक योर स्क्रीनशॉट। देखिए आगे हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट को समझने के पहले आप लोग एक चीज समझिए, अगर हमारे पास कोई भी मैटर है, अब ये सराउंडिंग में आप लोग जितना भी कुछ देखते हो सब कुछ तो मैटर ही है ना। तो मैटर के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है उसका मेजरमेंट करने के लिए। पहला, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू की या क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी की। तो हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और साथ में क्या जरूरत पड़ेगी, कोई यूनिट की। अब जैसे बोल दिया गया मार्केट जाइए, मार्केट जाके आप लोग दूध ले आइए, तो आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया 2 दूध लिया। क्या लिया, मान लीजिए बोला गया 2 मिल्क। आपसे बोला गया आप मार्केट जाओ और आटा लियो। क्या बोला गया, आपको बोला गया 5 आटा लियो। अब लेकिन अब आपका तो दिमाग कंफ्यूज हो गया ना, ये 5 आटा मैं कैसे लेके आऊं भाई, और ये 2 दूध मैं कैसे लेके आऊं। उसका कुछ ना कुछ आगे यूनिट तो होनी चाहिए ना, कि दूध कितना लाऊं भाई, दूध के 2 पैकेट लिया हूं या 2 लीटर दूध लिया हूं। ऐसे आटा में 5 आटा, क्या 5 आटे की बोरियां लिया हूं या 5 केजी आटा लिया हूं। कोई भी सब्जी लेने जा रहे हो, आप लोगों को बोला गया कि जाओ आलू लिया, 10 आलू लिया ना। अब 10 आलू मतलब क्या, 10 केजी आलू, 10 क्विंटल आलू क्या लेके आऊंगा। तो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो जरूरत ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको उसकी यूनिट की भी जरूरत पड़ेगी। मैं दूध लेने गया तो दूध के लिए लीटर लिखना पड़ेगा, 2 लीटर दूध चाहिए। 5 आटा लेने गया तो 5 केजी में आटा चाहिए हमको। 10 आलू लेने गया मतलब 10 केजी आलू चाहिए हमको। तो मतलब आपको ये न्यूमेरिकल की तो जरूरत पड़ेगी उसकी क्वांटिटी के लिए, लेकिन साथ ही उसकी यूनिट की भी आपको जरूरत पड़ेगी। विदाउट यूनिट कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ। तो इसी तरह से देखिएगा हम लोगों ने हर अलग अलग जगह क्या था, सब कोई जो जितने टाइप की हमारे पास जो लैंग्वेज है ना, उतने टाइप से लोग क्या करते थे, मेजरमेंट क्वांटिटी का यूज करते थे। लेकिन समय, उस समय की बात है, आज 1800 के आसपास की बात है, हमारे पास 2 सिस्टम हुआ करते थे। एक होता था इंग्लिश सिस्टम, एक होता था मैट्रिक सिस्टम। किसी भी मैटर को नापने के लिए, किसी भी मैटर का मेजरमेंट करने के लिए। अच्छा, इंग्लिश सिस्टम जो था वो कम सही था। क्यों कम सही था? इंग्लिश सिस्टम में आपके पास डेसिमल नहीं थे। मतलब कहने का, अगर आपसे कोई बोल दिया कि 2 केजी आप लोग आटा लियो, तो 2 केजी तो आप लोग आटा ले आओगे। आपसे बोला गया 3 केजी आटा लियो, 3 केजी आटा ले आएंगे। लेकिन आपसे बोल दिया कि 2.5 केजी आटा ले आओ, मतलब 2.5 केजी आटा ले आओ, तब कोई मेजरमेंट नहीं था। मतलब कहने का ये डेसिमल पॉइंट वाला मेजरमेंट था ही नहीं इस इंग्लिश सिस्टम में। तो ये इंग्लिश सिस्टम उतना सही नहीं था। तो हम लोगों ने क्या एक्सेप्ट किया, हम लोगों ने एक्सेप्ट किया इस मैट्रिक सिस्टम को। कब? 18th सेंचुरी में फ्रांस में इसको एक्सेप्ट किया गया। सबसे ज्यादा लोगों ने इसको फॉलो किया और डेसिमल वेयर इंक्लूड, मतलब कहने का आप लोग इसमें 2.5 केजी ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप लोग या तो 2 केजी लोगे, या तो 3 केजी लोगे, या तो 5 केजी लोगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग सब ले सकते हो, 2.5, 3.5, 5.4 केजी,
ऐसे आप लोग में डेसिमल का भी यूज यहां पर कर सकते थे इस वाले सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, अब इसके बाद जब हम लोगों ने इस सिस्टम को अपना लिया, उसके बाद हर एक मैटर को मेजरमेंट करने के लिए हमको डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स दी गई। उनको हम लोगों ने क्या बोला, इस पूरे वर्ल्ड में 7 फंडामेंटल यूनिट बनाई गई। तो आप लोग इसको कॉपी करो, फिर हम लोग देखते हैं 7 फंडामेंटल यूनिट। देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अच्छा, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, इसको समझने के पहले आप लोग ये जानिए कि पहले क्या होता था, अलग अलग जगह अलग अलग लोग किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मैटर को जो मेजरमेंट करते थे, तो उनकी सबकी एक लोकल मेजरमेंट यूनिट्स थी। जैसे जितनी आप लोग देखते हो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कितनी डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज है। अरे भाई, जितनी डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज थी उतने ही डिफरेंट टाइप की यूनिट थी। कोई किसी भी लेंथ को मीटर से नापता था, कोई किसी भी लेंथ को गज में नापता था, कोई लेंथ को फीट में नापता था। और गांव वगैरह में, विलेज वगैरह में उनकी अलग एक अपनी लैंग्वेज हुआ करती थी, वो लोग अपना अलग एक मेजरमेंट से चलते थे। तो ऐसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे एक को कोई सामान लेना है, एक उस को जानता है, उसकी लेंथ मीटर में जानता है, दूसरा उसकी लेंथ को गज में जानता है। अब उन दोनों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि भाई वो कितनी लेंथ की बात कर रहा है, वो कितनी लेंथ की बात कर रहा है, दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में इतनी डिफरेंट टाइप की मेजरमेंट यूनिट थी कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी आपस में। तो सभी देश वाले, सभी लोगों ने आपस में मिलकर एक कॉन्फ्रेंस की और उस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया कि भाई एक ही कोई एक मैटर को नापने का एक ही मेजरमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो होना चाहिए। तो ये जो मीटिंग हुई थी, ये मीटिंग कहां थी, ये मीटिंग पेरिस में हुई थी सन 1875 में। 1875 में पेरिस में 11th जनरल कॉन्फ्रेंस में ये तय किया गया कि ये किसी भी मैटर के लिए एक ही यूनिट हुआ करेगी और पूरे के पूरे वर्ल्ड को उसी को मानना पड़ेगा। तो सभी देश के साइंटिस्ट आपस में मिलकर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की 7 फंडामेंटल यूनिट उन्होंने बनाई। कुल सिर्फ और सिर्फ 7 यूनिट बनाई गई, क्योंकि हमारे पास जो 7 ही 7 ही क्या है, हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी भी है। जैसे पहली क्वांटिटी की मैं बात करूं, पहली क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ को कैसे नापेंगे, अब लेंथ किसी की भी लेंथ हो सकती है, उसको नापेंगे किसमें, मीटर में। सबने एक्सेप्ट किया, हाँ भाई मीटर में नापेंगे। उसका सिंबल क्या है, स्मॉल एल। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी क्या थी आपकी, मास। मास को किस में नापा जाएगा, किलोग्राम में, इसका सिंबल केजी। टाइम, टाइम को किस में नापा जाएगा, सेकंड में, और इसका सिंबल एस। इसी तरह टेम्परेचर, टेम्परेचर आप लोग जानते ही हैं, इसको किस में नापा जाएगा, केल्विन में, इसका जो सिंबल होगा वो के। इस बार इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो उसके लिए एक यूनिट बनाएगी एम्पियर। एम्पियर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेंगे। इस बार ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब आप लोग कोई दिया जल रहा है तो कितनी इंटेंसिटी से जल रहा है, उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या, उसको नापना होता है। तो उसको कैसे नापेंगे हम लोग, कैंडला से नापेंगे। कैंडला का सिंबल सीबी। क्वांटिटी ऑफ मैटर, कोई भी मैटर पास कितनी क्वांटिटी है तो उसको हम लोग कैसे नापेंगे, मोल से नापेंगे। अभी इसके बाद आप लोग नेक्स्ट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट ही पढ़ने वाले हो, तो आपको पता चलेगा मोल क्या होता है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी और उन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से 7 क्या बनाएगी, आपकी 7 यूनिट बनाएगी। लेकिन इस दुनिया में और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप की मैटर पाए जाते हैं, उनको डिफरेंट टाइप से हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट भी करते हैं। लेकिन कहा गया भाई आपके पास ये 7 ही हैं, अब आपको जितना भी मेजरमेंट करना है इस पूरे वर्ल्ड में, आपको इन्हीं 7 से ही मिला जुला के उनका मेजरमेंट करना है। जैसे आप लोग बात करें कि इस दुनिया में कितने काउंटिंग नंबर हैं, टोटल 10 ही तो है ना, 0 और 1 से 9 तक। लेकिन उससे हम लोग कितने ज्यादा नंबर्स बना सकते हैं, अरबों नंबर बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। इस दुनिया में डिफरेंट टाइप के अरबों लोगों के पास मोबाइल है और सबके पास डिफरेंट नंबर है ना, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते कि नहीं बना सकते। वैसे ही हम लोगों के पास डिफरेंट टाइप का सब्सटेंस है, अरबों डिफरेंट टाइप का सब्सटेंस है, लेकिन सब के लिए हम लोग यूनिट कैसे बनाएंगे, इन्हीं से बनाएंगे। जैसे मैं बात करूं स्पीड की, तो स्पीड क्या होती है, स्पीड इक्वल टू होता है लेंथ अपॉन टाइम।
स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है। और डिस्टेंस को किससे हम लोग मेजरमेंट करेंगे, डिस्टेंस को लेंथ से मेजरमेंट करेंगे ना, तो ये मीटर हो जाएगा। टाइम को किससे मेजरमेंट करेंगे, सेकंड से मेजरमेंट करेंगे ना, तो ये सेकंड हो जाएगा। तो स्पीड की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड हो गई। मतलब कहने का फिर बाकी जितनी भी क्वांटिटी आएंगी इस दुनिया में, उन सब को हम लोग को इन्हीं 7 से कोरिलेट कर करके उनकी यूनिट को निकालना है। तो ये आपको पूरा का पूरा क्लास 11 12 यानी कि आपको जिंदगी भर इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को नहीं भूलना है अगर आपको पढ़ना है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपको बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल रटी होनी चाहिए। अभी इनको फिजिक्स में आप लोग एक बार और जाके पढ़ोगे, इसका डायमेंशनल फार्मूला वगैरह पढ़ोगे और वहां बहुत डिटेल में इसको फिर से आप लोग एक बार पढ़ोगे, लेकिन आप लोग यहां पर भी इसको पढ़ लीजिए, जान लीजिए और समझ लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए।